नमस्कार, मैं रविश कुमार। अहमदाबाद में एक नदी बहती है, साबरमती। राजस्थान से निकलती है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा गुजरात में आता है। साबरमती को आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति और चुनाव से अलग नहीं कर सकते। जब भी चुनाव आता है, इस नदी को लेकर कुछ ना कुछ नया हो जाता है। नदियों के किनारे बनने वाले रिवर फ्रंट और उनकी सजावट पर बहाए जा रहे करोड़ों रुपए से जनता का कितना हित होता है, नदी का कितना फायदा हो रहा है, इस पर बातें बंद हो गई हैं। अब तो आलम यह है कि शहर में एक अंडरपास भी बनता है तो उसके भीतर सजावट के नाम पर बेहद नीरस और खराब किस्म की चित्रकारियां भर दी जाती हैं। ऐसा लग रहा है कि लोगों को हर समय टीवी सीरियल के घटिया सेट पर ही रहना अच्छा लगने लगा है। कभी अपने शहर में बनी इन चित्रकारियों को गौर से देखिएगा। कुछ ही मिलेंगी जिसमें कला की झलक मिलेगी, बाकी सब पेंटिंग खराब पेंटिंग है। ऐसा लगता है कि शहर और ट्रक के पीछे बने इन चित्रों में फर्क समाप्त हो गया है। शहर का जो सौंदर्य बोध होना चाहिए, उसे गढ़ने के बजाय हम रौंदते जा रहे हैं। आज अहमदाबाद एकजुटता की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। साबरमती नदी पर बने ईस्ट और वेस्ट अहमदाबाद को जोड़ते एक यूनिक पेडेस्ट्रियन वॉकवे अटल ब्रिज के साथ साबरमती नदी पर एक नया पुल बन गया है, जिसका मकसद मनोरंजन है, क्योंकि बिना टिकट के आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। विकास के शहरी मॉडल में नदियों के किनारों को सजाने की राजनीति अगर कहीं परिपक्व हुई है तो वो साबरमती का किनारा है, जिस पर यह पुल बना है। साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने करीब 74 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण कराया है। इस पुल का नाम अटल ब्रिज रखा गया है। अहमदाबाद में होने वाले पतंग उत्सव की प्रेरणा लेकर पुल का आकार बनाया गया है। 300 मीटर लंबे इस पुल को बनाने में 26 लाख किलोग्राम स्टील की पाइप का इस्तेमाल हुआ है। शीशे और स्टील की मदद से इसे इस तरह बनाया गया है कि सेल्फी खिंचाने वालों की भूख बढ़ती जाए और मिटती भी रहे। स्मार्टफोन ने जिस तरह से लोगों को अब ढाल दिया है, उनके हिसाब से यह पुल ढाला गया है। यही कारण है कि जिस नदी को लोग दिन रात देखते गुजरते हैं, इस पुल के कारण बार बार आने लगे हैं। नदी के लिए नहीं, इस रंग बिरंगे पुल को देखने के लिए। ऐसा भी नहीं कि साबरमती को देखने के लिए अहमदाबाद शहर में पुलों की कमी है। गांधी पुल, सरदार पुल, नेहरू पुल, सुभाष पुल, लाल बहादुर शास्त्री पुल, इंदिरा पुल, अंबेडकर पुल, विवेकानंद पुल, ऋषि दधीची पुल, इतने पुलों के रहते हुए एक पुल केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। अटल पुल सरदार पुल और विवेकानंद पुल के बीच बना है। विवेकानंद पुल का पुराना नाम एलिस ब्रिज है। बनाने वालों ने लोगों को ठीक से समझा है। 27 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। दूसरे दिन कई हजार लोग इस पुल पर पहुंच गए। संदेश अखबार ने लिखा 15,000 लोग आए, लेकिन दिव्य भास्कर ने संख्या 70,000 बताई। दो अखबारों की संख्या में इतना अंतर कैसे हो गया, इसका जवाब मेरे पास नहीं, लेकिन देखने वाले तो आ ही रहे हैं। अगले दिन इतनी भीड़ हो गई कि कुछ समय के लिए पुल को बंद कर देना पड़ा। आज के अखबारों में छपा है कि अब इस पुल पर जाने के लिए 30 रुपए का टिकट लगेगा, और वो भी सिर्फ आधे घंटे के लिए। अगर ज्यादा देर के लिए रुकेंगे तो ज्यादा पैसे देने होंगे। बच्चों और बुजुर्गों के लिए 15 रुपए का टिकट है, विकलांगों के लिए मुफ्त है। लोगों ने पुल की रेलिंग पर गुटखा खाकर थूक दिया था, जिसे लेकर सोशल मीडिया में कुछ वीडियो वायरल हो गए। इसलिए गुटखा, पान मसाला, घर से खाना, धूम्रपान वगैरह मना कर दिया गया है। पालतू जानवर लेकर भी नहीं जा सकते। चीज सामान बेचने वालों को भी अनुमति नहीं दी गई है। डांस भी मना कर दिया गया है, संगीत मना है। 74 करोड़ का पुल बनाकर डांस मना करने की क्या जरूरत थी? जब विकास ही डांस कर रहा है, तो विकास के साथ साथ लोगों को भी डांस करने की छूट दीजिए। संगीत और डांस पर रोक लगा देने से वैसे ही फालतू में औरंगजेब की याद आ जाती है, जो कि ठीक नहीं। जो राज्य साल में 9 दिन गरबा के इतने शानदार कार्यक्रम करता है, उस राज्य में ऐसी कोई जगह नहीं होनी चाहिए जहां डांस मना हो। एक जमाना था
जब नदियों के किनारे सीमेंट का कोई ढांचा बनता था तो लोग चिंता करते थे कि नदी के इलाके में निर्माण ना करें, इससे भूजल का स्तर गिरता है। लेकिन अब तो नदी के बिल्कुल किनारे बल्कि नदी के बीच में जाकर निर्माण होने लगे हैं और लोग सेल्फी खिंचा रहे हैं। अटल पुल को लेकर ही कितनी चर्चा हुई। इस सवाल पर लौटना ही डरावना सा लगने लगता है कि आप इतने रंग बिरंगे पुल पर सवाल उठा रहे हैं जबकि कोई नहीं उठा रहा। पहले से ही साबरमती के किनारे पर सीमेंट का साम्राज्य बिछा दिया गया है, जिस पर बड़ी संख्या में लोग नदी के किनारे चल सकते हैं, चलते भी हैं। जिस तरह से हर चुनाव में इस नदी को कुछ और सजाया जा रहा है वो राजनीति का हिस्सा है, लेकिन इस पर सोचने की फुर्सत किसे है और क्यों नहीं है कि इससे शहर को क्या हासिल होता है। साबरमती रिवर फ्रंट एक सफल राजनीतिक फॉर्मूला है जिसके कई राज्यों और जिलों के स्तर पर नकल किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए लखनऊ में करीब 1500 करोड़ लगाकर समाजवादी पार्टी की सरकार में गोमती रिवर फ्रंट बनाने का आइडिया लॉन्च हुआ। अब इसकी कैसी हालत है पता नहीं, लेकिन इस रिवर फ्रंट से नदी को क्या मिला इस पर विचार किया जा सकता है। नदी के किनारे को चमकाकर लोगों के मनोरंजन के लिए नई जगह बना देने की यह राजनीति नेता को विकास पुरुष की छवि भी प्रदान करती है। गोमती रिवर फ्रंट की तरफ पटना में भी गंगा के किनारे कई 100 करोड़ की लागत से रिवर फ्रंट बना दिया गया। इसी तर्ज पर देश के न जाने कितने जिलों में नदियों और तालाबों के किनारे घाटों की सजावट पर कितने 100 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इन सब का कोई एक मुश्त हिसाब मेरे पास नहीं है। घाटों का सौंदर्यीकरण विकास की राजनीति का मुख्य केंद्र बन गया है। इस फॉर्मूला के कारण जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा नदियों के संरक्षण के काम नहीं आ रहा है, बल्कि उनकी धार्मिकता का फायदा उठाकर घाट बनाकर नदी को साफ घोषित कर दिया जा रहा है, जो गलत है। इन सब प्रश्नों को ना तो एक सिरे से आप खारिज कर सकते हैं और ना ही इनका कोई आसान उत्तर है। 2014 में वाराणसी में जब मां गंगा ने प्रधानमंत्री को बुलाया तब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि वे वरुणा नदी के किनारे सौंदर्यीकरण करेंगे, जो अब किस हालत में है आप बनारस जाते ही हैं पता कर लीजिएगा। बनारस में गंगा तो साफ नहीं हुई, लेकिन घाटों में कई सारी सुविधाएं जोड़ दी गईं, जिसे लोगों ने सहर्ष ही विकास माना। इन दिनों यह इलाका बाढ़ में डूबा हुआ है। सौंदर्यीकरण के नाम पर नदियों के किनारे की जमीन पर सीमेंट की चादर बिछा दी जा रही है। सभी जानते हैं कि इससे नदियों का भला नहीं होता, लेकिन सभी इसे विकास मानकर मॉर्निंग वॉक करने जरूर आते हैं। विदेशों में जरूर बताते हैं कि हम नदियों को मां की तरह पूछते हैं। सीमेंट के बिछ जाने के बाद लोगों की आंखें जिस तरह चमक रही हैं, नेता जानते हैं कि ऐसा किया जाए तो लोगों में छवि बन जाएगी। एक दिन इन नदियों में बाढ़ का पानी ऐसा भी आएगा कि विकास की ये इमारतें कहां लापता हो जाएंगी पता नहीं चलेगा, मगर रहेंगी नदी में ही और उसे ही प्रदूषित करती रहेंगी। इन दिनों पटना के लोग भी काफी खुश हैं कि उनके शहर में रिवर फ्रंट है, सेल्फी के लिए जाने लगे हैं, फिर लौटकर घंटों जाम में फंसे रहते हैं, मच्छर से कटवाते रहते हैं। दरअसल बुलबुल के पंख पर बैठकर भारत भ्रमण की बात आप नहीं समझे। विकास की राजनीति भी इसी तरह के पंख पर बिठाकर आपको स्वप्न लोक की सैर करा रही है। रिवर फ्रंट की तरफ फ्लाईओवर की राजनीति भी इसी होड़ का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक से सभी को पता है कि फ्लाईओवर से ट्रैफिक जाम की समस्या का अंत नहीं होता। इसका समाधान बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही है, लेकिन फ्लाईओवर के बनने का ऐलान होते ही इलाके की जनता राहत की सांस लेने लग जाती है कि अब विकास होगा। आपने देखा होगा कि पहले फ्लाईओवर जैसे तैसे बनते थे, अब इन्हें भी सजाया जा रहा है ताकि विकास हमेशा नहा धोकर विकास के स्कूल यूनिफॉर्म में तैयार दिखे। इसलिए इन दिनों कई शहरों में फ्लाईओवर के खंभों पर बेहद खराब और भद्दे तरीके से चित्र बनाए जा रहे हैं। उनकी रंगाई हो रही है ताकि लगे कि कुछ नया हो गया या एक झांसा है। इसे समझाने की कोशिश नहीं कर रहा, वरना आपकी पूरी जिंदगी मेरे साथ इसी काम में निकल जाएगी। हम बात कर रहे हैं साबरमती रिवर फ्रंट की। 15 अगस्त 2012 का एक भाषण है तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का।
उस साल भी गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। अपने भाषण में वे साबरमती रिवर फ्रंट की तस्वीरों को फेसबुक पर साझा करने के लिए कहते हैं। जैसे कुछ दिन पहले घर घर तिरंगा की सेल्फी अपलोड करने के लिए कहा गया, उस भाषण में बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि फेसबुक से फोटो लेकर बेस्ट फोटो ऑफ द मंथ और बेस्ट फोटो ऑफ द ईयर का चुनाव होगा। कार मिलेगी 6.5 लाख रुपए की इनाम में। सोशल मीडिया में સૌથી વધારે જોવાતો હોય તો યાર રિવરફ્રન્ટ છે। મેં આજે એમને કહ્યું છે કે દર અઠવાડિયાનો ફેસબુકનો જે ઉત્તમ ફોટો આવે સ્પર્ધામાં એને અહીંયા પ્રદર્શનમાં મૂકો, પછી દર મહિનાનો જે ઉત્તમ આવે એને પ્રદર્શનમાં મૂકો, અને આખા વર્ષમાં જે શ્રેષ્ઠ ફોટો પુરવાર થાય એને મોંઘામાં મોંઘી કાર આપવાનું ઇનામ છે ને। 6.5 લાખ રૂપિયાની કાર એને મળવાની છે। મોબાઈલ થી ફોટો પાડો, ફોટા પ્રિન્ટ કરીને મોકલવાની જરૂર નથી, સસ્તામાં સસ્તું બસ ફોટો પાડો, મેલ કરો, તમારા મિત્રો જુએ, રીમેલ કરે, આગળ મોકલે, ચારે તરફ ચાલે ફેસબુકનું નેટવર્ક। રિવરફ્રન્ટ આખી દુનિયામાં નંબર 1 પર આવી શકે એવી તાકાત ધરાવે છે। साबरमती रिवर फ्रंट का इस्तेमाल छवि बनाने में हो रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं था। शहर के बीचों बीच नदी के दोनों किनारे चमकाकर इसे देश भर में पहुंचाया गया। यही काम अब कई राज्यों के मुख्यमंत्री करने लग गए हैं। 1-2 प्रोजेक्ट चुन लेते हैं, उसमें खूब अच्छा काम कर लेते हैं और उसी के सहारे राजनीति चमकाते हैं। नरेंद्र मोदी की बात सही साबित हुई। साबरमती रिवर फ्रंट दुनिया में प्रसिद्ध हुआ या नहीं, लेकिन भारत की राजनीति में खूब प्रसिद्ध हो गया। साबरमती रिवर फ्रंट राजनीति का स्टंट बन गया। कई राज्यों ने इस रिवर फ्रंट का अध्ययन कराने के नाम पर काफी सारे पैसे खर्च किए। अगर आप अलग अलग राज्यों की खबरों को खंगालेंगे तो तमाम नदियों पर रिवर फ्रंट बनाने के वादे मिलेंगे। 22 जनवरी 2016 के हिंदुस्तान टाइम्स में खबर छपी है कि नोएडा प्रशासन के 7 सदस्य साबरमती रिवर फ्रंट का अध्ययन करने गए थे। इसमें डिप्टी सीईओ उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या श्रीवास्तव का भी नाम है। खबर में लिखा है कि नोएडा अथॉरिटी ने तय किया है कि उसके हिस्से में हिंडन नदी का 27 किलोमीटर आता है। इसका विकास साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर होगा। 6 साल बाद इस योजना का क्या हाल है, घोषणा का क्या हाल है, पता कीजिए। इसी तरह 2 दिसंबर 2020 के दैनिक जागरण में देहरादून से खबर छपी है। खबर में है, लिखा गया है कि सपना रह गया, साबरमती की तर्ज पर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। रिस्पना और बिंदाल नदी गंदगी ही ढोती जा रही है। खबर में लिखा है कि 2010 में तत्कालीन महापौर विनोद चमोली ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों के साथ अहमदाबाद का दौरा कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इसके कुछ समय बाद साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की टीम ने उस समय की रमेश पोखरियाल निशंक की सरकार को अपना प्रस्तुतिकरण भी दिया। हिंडन, रिस्पना, बिंदाल नदी साबरमती रिवर फ्रंट बनकर डेवलप हो पाई या नहीं, इतने संसाधन नहीं है मेरे पास कि हर नदी के किनारे से संवाददाताओं की रिपोर्ट मंगा सकूं। फ्लाईओवर की तरह रिवर फ्रंट बनाने का वादा अब राजनीति का फुल टाइम और पास टाइम वादा बन चुका है। लेकिन हम बात कर रहे हैं साबरमती रिवर फ्रंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति के केंद्र में यह नदी आज भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। वे इस नदी को कभी नहीं भूले, समय समय पर इसके किनारे पर लौटते रहे हैं। 17 सितंबर 2014 के दिन साबरमती के किनारे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को झूला झुलाया गया। तब हमें बताया गया कि झूला झुलाकर संबंधों को बेहतर बनाया जाता है। आजकल विदेश मंत्री का बयान रोज आता है कि सीमा विवाद से ही तय होगा कि चीन और भारत के संबंधों का भविष्य क्या होगा। उस समय पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद नहीं हुआ था, झूला विवाद जरूर हो गया कि बहुत ज्यादा मेला जैसा हो रहा है। विदेश नीति की कुछ गंभीरताएं होती हैं। 13 सितंबर 2017 को जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे यहां आए, जिनकी हाल में ही हत्या कर दी गई। जनवरी 2018 में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी इसके किनारे आए थे। 2020 में ट्रंप भी आए। साबरमती आश्रम और साबरमती के किनारे आने का सिलसिला जारी रहा और इसके तरह तरह से विश्लेषण भी किए जाते रहे। इस साल चुनाव होने जा रहे हैं गुजरात में, तो अटल पुल का उद्घाटन हुआ। लेकिन 5 साल पहले 2017 में भी जब विधानसभा चुनाव होने जा रहे थे
तब यहां पानी में उतरने वाला हवाई जहाज लाया गया। 2014 में जब गंगा की सफाई का नारा उछला, मां गंगा ने बुलाया है, तब लोगों को यकीन दिलाने के लिए प्रचार वीडियो बनाया गया। एक मां की तरह गंगा ने हमें पीढ़ी दर पीढ़ी अपने संतानों की तरह निश्चल प्रेम दिया है, पर आज वही मोक्षदायिनी गंगा इस प्रचार वीडियो में गंगा के किनारे की गंदगी दिखाकर दावा किया गया कि इनकी सफाई हो जाएगी, क्योंकि दावा करने वाले नरेंद्र मोदी ने साबरमती को इसी तरह चमका दिया है। दोनों ओर लगे हुए इसमें जो नावें चलती दिखाई दे रही किसी सपने से कम नहीं लगती। जिस राज्य में पानी का संकट इतना गहरा हो, उस राज्य में नदी के एक हिस्से में पानी पर मोटर बोट में मस्ती हो रही। यही तो सपना सबको चाहिए। स्कूल और अस्पताल को लेकर ऐसा सपना कौन देखता है? राजनीति को पता कि एक फ्लाईओवर बना दो, रिवर फ्रंट बना दो, पुल बना दो, जनता की आंखों पर जादू हो जाए। साबरमती का समूचा दृश्य ही पलट दिया है। हमको एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन अटल पुल के बनने से साबरमती नदी में हवाई जहाज के उतरने पर क्या असर पड़ेगा, इस सवाल के आसपास नजर घूम रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी यह नदी आकर्षण के केंद्र में आ गई थी, जब हेडलाइन छपने लगी कि साबरमती नदी में उतरेगा विमान, उड़ेगा विमान। लेकिन यह लम्हा भी बुलबुल के पंख के सहारे उड़ान भरने के जैसा साबित हुआ। उस समय गोदी मीडिया ने चारों तरफ कैमरों को मिसाइलों की तरह तैनात कर दिया और पूरे देश में विकास की यह शानदार तस्वीर घर घर पहुंचा दी गई। दिसंबर का महीना था और साल था 2017। प्रधानमंत्री मोदी सिंगल इंजन के विमान में कैसे उड़ गए, इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला। नियम है कि प्रधानमंत्री सिंगल इंजन के विमान में नहीं उड़ सकते, लेकिन चुनाव था और कैमरों का जलवा था, तो सबके सामने प्रधानमंत्री का यह विमान साबरमती नदी से धारोई बांध के लिए उड़ गया। उस दिन गुजरात पुलिस ने अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के रोड शो पर रोक लगा दी थी। इस उड़ान को देखने के लिए भी लोग लाए गए या खुद से आ गए थे, यह सवाल तो है, लेकिन कईयों के हाथ में बीजेपी के झंडे थे और लोग काफी खुश थे। प्रधानमंत्री ने भी उनका हाथ हिलाकर अभिवादन किया और विमान में बैठने के बाद कैमरा फोकस करता रहा कि कहां बैठे हैं, कैसे बैठे हैं। इस विमान के उड़ने के पहले गुजरात का चुनाव गरीबी, बेरोजगारी और जीएसटी से मार खाए उद्योग धंधों के मुद्दों से बोझिल हो गया था। इस उड़ान ने चुनावी जोश में बुलबुल के पंख लगा दिए और फिर जो हुआ आप जानते हैं। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया और कहा कि भारत में क्रांति आने वाली है। वो क्रांति किधर को गई, आप पूछकर बताइए। 2017 से 2021 बीत गया, 22 आ गया, आधा निकल गया। क्या ऐसी कोई क्रांति भारत में हुई है? लेकिन उस समय हेडलाइन छपी होगी और आपको लगा होगा कि कुछ तो हो रहा है। ऐसी हेडलाइन आज भी छपा करती है और आपके साथ इस तरह के कई धोखे हो जाते हैं। 31 अक्टूबर 2020 को सरदार पटेल की जयंती पर साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया तक के लिए सी प्लेन की सेवा शुरू की गई। लेकिन एक साल बाद 30 नवंबर 2021 को राज्यसभा में जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक जवाब में कहा कि इस विमान का ऑपरेशन अप्रैल 2021 से ही बंद है। इसी जवाब में जहाज रानी मंत्री ने कहा कि 14 अलग अलग जगहों में पानी में उतरने वाली विमान सेवाएं शुरू करने की योजना बन रही है, इनकी पहचान की गई है। इसी तरह 2012 के चुनाव के पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नदी में उतरे थे, तब मुख्यमंत्री थे। स्पीड बोट से सवारी तब उन्होंने की थी। यह वीडियो बता रहा है कि जब भी चुनाव आता है, साबरमती में कुछ ना कुछ जोड़ा जाता है, जिसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर जाते हैं। एक ही नदी में न जाने कितने चुनावों तक उद्घाटन होते रहेंगे। साबरमती नदी चुनावी नदी बन गई है। नदी की सजावट दिखाकर अस्पतालों की हालत छिपाने की राजनीति को समझने की जरूरत है। आज नहीं, 20 साल बाद काश किसी शहर के किसी अस्पताल या सरकारी स्कूल को लेकर इतनी गंभीरता दिखाई जाती।
हर चुनाव के समय उसमें नया वार्ड जोड़ा जाता, नया क्लासरूम जोड़ा जाता, लेकिन इस नदी के किनारे कभी पुल बन जाता है, कभी स्पीड बोट आ जाता है, तो कभी पानी पर ही हवाई जहाज दौड़ने लग जाता है। जादू दिखाया जाता है। रिवर फ्रंट के कारण कई हजार लोग विस्थापित हुए, उनके जीवन में कैसा विकास आया है यह कभी नहीं दिखाया जाता, न बताया जाता है। वे गरीब लोग थे और गरीब लोगों के वोट के लिए गोदी मीडिया से लेकर तमाम दूसरे तरीके जो हैं भरमाने के लिए। कई लोगों को यह पुल देखने में खूबसूरत लगा है। खूबसूरत दिखे इसी हिसाब से बनाया भी गया है ताकि रात की तस्वीरें हों या दिन की, इसके सहारे लोग अपने शहर की तुलना यूरोप के शहर से कर सकें और एक भ्रम पाल सकें, इसकी चमक में खो जाएं। चुनावी राजनीति में यह नदी सर्कस का मैदान बनकर रह गई है। ऐसा नहीं है कि इसके किनारे घूमने के लिए जगह कोई खराब बनी है, अच्छी है, लेकिन फिर भी कभी स्पीड बोट तो कभी हवाई जहाज तो कभी पुल। अगले चुनाव में पता नहीं इस पर क्या बनने वाला है। एक ही जगह दुनिया कितनी बार तमाशा देखेगी? क्या लोगों के पास समझने की क्षमता बची है कि इमारतों और मनोरंजन के भव्य केंद्रों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर विकास नहीं आता? विकास आता है लोगों के जीवन में बदलाव से, लेकिन इसकी जगह जनता को भव्य इमारतें दिखाकर भारत को विश्व गुरु बताया जाने लगा है। और जब भूख लगती है तो जेब में मुफ्त अनाज दिया जाने लगता है। क्या यह पुल शहर की जरूरत का नतीजा है या शहर के लोगों में पुल की जरूरत पैदा की जा रही है? अहमदाबाद में रात के वक्त बाहर सोने वाले बेघर लोगों को इस पैसे से घर मिल सकता था। ऐसे सवाल अब कविता में भी नहीं लिखे जा रहे हैं, गुजराती भाषा के कवि ही बेहतर बता सकते हैं। इस देश में मुश्किल से चंद लोग 25,000 रुपया महीना कमा पाते हैं, बहुत कम लोग। लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा, बच्चों की लंबाई छोटी हो रही है क्योंकि कैलोरी नहीं मिल रही है। नेता समझ गए हैं कि कुछ बना दो, पुरानी इमारत को तोड़ दो, नई इमारत बना दो, जब तक ना टूटे उस पर रंग रोगन करवा दो ताकि लोगों को दिखे और लोग रुककर सेल्फी खींचने लग जाएं। इसी प्रदेश के केवड़िया में 3,000 करोड़ की लागत से सरदार पटेल की प्रतिमा बनी है। बाकायदा यह छपा हुआ है और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का यह बयान है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 1 लाख करोड़ का इकोसिस्टम बना देगा। 1 लाख करोड़ का। गुजरात का बजट करीब 2.25 लाख करोड़ का है। यहां केवल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 1 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का इकोसिस्टम बनेगा, ऐसा दावा किया जा चुका है। पीयूष गोयल ने यह बयान जनवरी 2020 में दिया था। इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है, पढ़ लीजिए, आप देख सकते हैं। इस साल मई में हिंदुस्तान टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी कि कोविड के पहले यहां हर दिन 10,000 से अधिक लोग आया करते थे, अब संख्या काफी बढ़ गई है। कई लोगों ने कहा भी कि यह जगह पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होने वाला है, लेकिन क्या यहां पर 1 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का इकोसिस्टम बनेगा जिसका दावा 2020 में पीयूष गोयल ने किया? अभी तक कितना बना है यही बता दें। राजनीति में अभी अब फॉर्मूला चल पड़ा है, ईंट सीमेंट की इमारत बनाने का फॉर्मूला। भले बाढ़ में बह जाए कोई बात नहीं, बारिश में धंस जाए कोई बात नहीं, लेकिन चुनाव है, कम से कम चुनाव के दौरान सड़क पर विमान उतारकर लोगों की आंखों में चमक पैदा कर दीजिए। जैसे गोदी मीडिया खबरों के नाम पर बकवास चीजों से रोज रात को आपकी आंखों में चमक पैदा करता है। 1 मिनट इस पुल पर रुकने का किराया 1 रुपया रखा गया है। आधा घंटा रुकेंगे तो 30 रुपए देने होंगे। गुजरात समाचार ने लिखा है कि 35 रुपए का टिकट लेकर आप अहमदाबाद म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विस की बस में दिन भर सफर कर सकते हैं, लेकिन इस पुल पर आधे घंटे के लिए 30 रुपए देने होंगे। जल्दी ही इसकी नकल में दूसरे शहरों में जनता का पैसा फूंका जाने वाला है। जनता गरीबी में आत्महत्या करती रहेगी, लेकिन शहर में रंगीन पुल बनाए जाते रहेंगे ताकि कुछ लोग फोटो खिंचा सके और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सकें। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम एक निम्न मध्यम वर्गीय देश हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार भारत इस समय निम्न मध्यम वर्गीय देश है, लोअर मिडिल क्लास कंट्री। अगर भारत को 2047 तक अपर मिडिल क्लास देश बनना है तो हर साल
7 से 7.5% की विकास दर को हासिल करना पड़ेगा, तब जाकर प्रति व्यक्ति आय $10,000 तक पहुंचेगी। यह बयान प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकारों की समिति के अध्यक्ष विवेक देबरॉय का है। उनके अनुसार निम्न मध्यम वर्गीय आय से भारत को उच्च मध्यम वर्गीय आय वाले देश तक ले जाने में 25 साल लगेंगे। जब से यह 25 साल से लेकर 100 साल का टारगेट आने लगा है, लक्ष्यों का हिसाब रखना और उन्हें समझना सबके बस की बात नहीं। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार की समिति और प्रतिस्पर्धा संस्थान ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की है। इसके अनुसार 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था का आकार $20 ट्रिलियन का हो जाएगा, अगर 7 या 7.5% की दर से हर साल विकास हुआ तब। लेकिन जब वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहना शुरू कर दिया, कई दिनों से कह रहे हैं कि 2052 तक भारत की अर्थव्यवस्था का आकार $30 ट्रिलियन का हो जाएगा, तब उन्होंने किसकी रिपोर्ट के आधार पर यह ऐलान कर दिया? अब बताइए कि 2047 से 2052 के बीच 5 साल का फासला है। क्या इन 5 वर्षों में $10 ट्रिलियन का आकार और जुड़ जाएगा? आखिर पीयूष गोयल कहां से यह हिसाब निकाल कर ला रहे हैं और विवेक देबरॉय कहां से ला रहे हैं? पहले दोनों ही आपस में बात कर बता दें, तब फिर हम और आप सवाल करें। नहीं तो बुलबुल के पंख पर उड़ने की तैयारी कर लीजिए, ऐसे ही आप उड़ाए जाते रहेंगे। 2025 तक $5 ट्रिलियन के आकार की अर्थव्यवस्था वाला वादा तो भुला ही दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार अब गरीबों को मुफ्त अनाज नहीं देगी। कोरोना काल में मुफ्त दिए जाने वाले राशन को बंद करके गेहूं ₹2 किलो और चावल ₹3 किलो दिया जाने लगा है। हालांकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन सितंबर तक मिलता रहेगा। रविश की ये रिपोर्ट देखिए। हापुड़ की रहने वाली संगीता के पति रेहड़ी लगाते हैं। 4 बच्चों समेत 6 लोगों के परिवार के लिए अब तक मुफ्त राशन एक वरदान से कम नहीं था, लेकिन अब इनको राशन लेने के लिए गेहूं ₹2 किलो और चावल ₹3 में लेना पड़ेगा। एक ही आदमी है जो, और वो भी ठेला लगाते हैं। कमाई आजकल है नहीं, कैसे स्कूलों की फीस तक तो जा ही नहीं रही हम पे, तो कैसे करेगा? अब ये भी मोल का दोगे तो हम कैसे करेंगे? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सत्ता वापसी का एक बड़ा कारण मुफ्त राशन योजना को बताया जाता है। इस योजना के तहत करीब 15 करोड़ लोगों को 2020 में मुफ्त अनाज देने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी, लेकिन जानकार मानते हैं कि सरकारी बजट पर योजना भारी लगने लगी है। कोरोना के वक्त देश भर के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। मुफ्त राशन योजना पर सरकार को करीब 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ा। इस योजना को अगर 6 महीना और बढ़ाया गया तो सरकार पर 80,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्चा आएगा। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध और जलवायु परिवर्तन के चलते दुनिया भर में खाने पीने की चीजों के दामों में खासा उछाल आया है। ऊपर से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में गेहूं की सरकारी खरीद महज 3-3.5 लाख टन हुई है, जो कि 15 साल में सबसे कम है। साथ ही कहीं सूखा, कहीं बाढ़ के चलते खरीफ के फसल की बुआई का रकबा भी घटा है। इन्हीं सब कारणों के चलते सरकार के सामने गरीबों को मुफ्त अनाज बांटना एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। उधर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाले मुफ्त राशन को भी सितंबर तक बंद करने की योजना है। ऐसे में इस बढ़ती महंगाई में गरीबों की थाली पर इसका खासा असर आने वाले दिनों में पड़ेगा। हापुड़ से अदनान के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। झारखंड के दुमका का शाहरुख और मध्य प्रदेश के खंडवा का बबलू, इनके जैसे अनगिनत लड़कों के दिमाग में कहां से यह बात आती है कि जिससे प्यार हो गया उसके जीवन पर उनका अधिकार हो गया। प्यार हो या ना हो, मंजूर हो या ना हो, किसी को जला देने या मार देने का ख्याल आता कहां से है? ऐसे लोगों को बीमार घोषित कर छुटकारा नहीं पाया जा सकता। यह बीमारी केवल शाहरुख और बबलू में नहीं है, बल्कि अलग अलग रूपों में न जाने कितने लोगों में है। किसी को जला देना और किसी पर चाकुओं से हमला कर देना। ऐसी सोच वाला कभी प्रेमी था ना कभी होगा। ऐसे लोग प्रेम के संबंधों में
शुरू से ही अपराधी बनकर आते हैं और अपराध कर जाते हैं। पुलिस की कार्रवाई और सजा एक पहलू है, लेकिन ऐसी सोच लिए लड़कों का इलाज कानून के अलावा भी कुछ और होना चाहिए। इनकी करतूतों की वजह से न केवल परिवार जीवन भर के लिए भोगता है, बल्कि शहर या इलाके की राजनीति में आग लग जाती है। राजनीति को एक आसान सा मुद्दा मिल जाता है। जो राजनीति बिल्किस बानो के बलात्कारियों और उसके परिवार के सदस्यों के हत्यारों की रिहाई पर चुप थी, वो अंकिता की हत्या पर इंसाफ की लड़ाई लड़ने आ गई है। मूल बात यह है कि जहां भी मर्दवादी मानसिकता होती है, वहीं पर हिंसा की दूसरी मानसिकताएं भी रहती हैं। इसलिए झारखंड और मध्य प्रदेश की घटनाओं के बीच समानता की बात का कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों के परिणाम एक ही हैं, हिंसा और हत्या, दुमका में भी और खंडवा में भी। ये 3 तस्वीरें हैं जो बताती हैं इस देश में पितृसत्ता जाति धर्म से परे कैसे एक मानसिक बीमार और अपराधी मानसिकता में तब्दील हो जाती है। जैसे ही पापा रात को घर आए, पापा बोले ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं, और सुबह 4 बजे आकर खिड़की से पेट्रोल फेंककर आग जलाकर भाग गया। ये दुमका से रांची आई अंकिता की आप बीती थी, वो जिंदगी की जंग हार गई। घटना के कुछ घंटे के अंदर मुख्य आरोपी शाहरुख गिरफ्तार हो गया, दूसरा आरोपी सोमवार को गिरफ्तार हुआ। पुलिस की जीप में बैठते शाहरुख की इस तस्वीर ने हर बाप को झकझोरा होगा। हत्या का आरोपी कितना बेफिक्र है, उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं। शायद अंकिता के लिए उसकी ये मानसिकता एक दिन की उपज नहीं है। गौर से देखिए, यह हमारे पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश में पुरुषों को वर्चस्ववादी बनाने के लिए किए जा रहे लगातार प्रयास की बेफिक्री है। एक बाप अब इंसाफ मांग रहा है। फांसी की सजा होना चाहिए लड़का को। फांसी भी मेरे लिए कम है। मेरी बेटी तड़प के मरी है, गोदी में रिम्स हॉस्पिटल में तड़प के मरी है। कसम खा गई पापा उसको बचाने वाली कसम, पापा उसको छोड़िएगा नहीं। स्थानीय पुलिस ने प्राथमिकी में नाबालिग अंकिता को बालिग घोषित कर दिया था। मृतक और आरोपी के धर्म अलग है, लिहाजा मामले में राजनीति भी अपनी रफ्तार से चल रही है। आश्चर्यचकित होकर राज्य की जनता जानना चाहती है कि झारखंड में सरकार नाम का कोई चीज है क्या। और एक तरफ मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल, उनके विधायक वोटिंग में सैर कर रहे हैं। ये घटना निश्चित रूप से काफी हृदय विदारक है और इसमें कानून अपना काम कर रहा है। और जो आरोपी हैं, जो इस घटना को अंजाम दिया है, इन लोग पकड़े भी गए हैं और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसको सजा मिले। और ऐसे घटनाओं के लिए समाज में कोई जगह नहीं। झारखंड के ही चतरा की बिटिया काजल इलाज के लिए दिल्ली पहुंच गई है। एक अपराधी उसे भी अपनी मिल्कियत मान रहा था। बात करने, रोकने, टोकने की कोशिश करता, वो मना करती तो उसके चेहरे पर एसिड डाल दिया। गंभीर हालत में उसे रांची, फिर बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया है। मध्य प्रदेश के खंडवा में गांव का कोटवार बबलू सोमवार को भूरी के घर की दीवार फांदकर आया। माँ बाप बाहर थे, सीधे शादी की बात की। मना करने पर गले पर चाकू मारकर भाग गया। भूरी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। पहले छोटी मोटी थोड़ी सी बातचीत हमारी हुई थी। इसका काम था कोटवार का, गांजा पीना, दारू पीना और गाली गलौज करना, ऐसी कुछ हरकतें करी थी उसने। तो उसको मैंने कुछ समझाया था। आज हम लोग थोड़ा कार्यक्रम था हमारे भमोरी में दीदी के घर, वहाँ चले गए थे। उसने देखा कि आज मौका अच्छा है, घर में कूदा, दीवार फांद के अंदर आया और मेरी बच्ची को चाकू से बिल्कुल मार दिया। ऐसे आदमी को तो सख्त से सख्त सजा होना चाहिए। ऐसे आदमी को तो फांसी दे देना चाहिए। बुधवार को आरोपी बबलू का शव इंदिरा सागर डैम के बैक वाटर में मिला। पुलिस कह रही है उसने आत्महत्या कर ली। सुबह सूचना मिली कि उसकी बॉडी जो अपना डैम है उसके बैक वाटर्स में उसकी मिली है और प्राइमा फेसी अभी वो आत्महत्या लग रहा है, लेकिन अब पूरी स्थितियाँ जो होंगी वो पीएम के बाद ही उसमें कंफर्म हो पाएंगी। ये 3 अलग तस्वीरें हैं, लेकिन भाव एक ही है। उस समाज का जो स्त्रियों को कमतर मानता है, उसके प्रति संरक्षणवादी रवैया रखता है, उसकी सोच और दायरे तय करता है। उसे स्वतंत्र इंसान के रूप में स्वीकार करना उस समाज के लिए आज भी मुश्किल है। दुमका से आते हैं निर्मला पुतुल। काश तीनों आरोपियों ने उन्हें पढ़ा होता। उन्होंने लिखा है, तन के भूगोल से परे एक स्त्री के मन की गांठें खोलकर
कभी पढ़ा है तुमने उसके भीतर का खौलता इतिहास? पढ़ा है कभी उसकी चुप्पी की दहलीज पर बैठे शब्दों की प्रतीक्षा में उसके चेहरे को? उसके अंदर वंश बीज बोते क्या कभी तुमने महसूस की है उसकी फैलती जड़ों को अपने भीतर? क्या तुम जानते हो एक स्त्री समस्त रिश्तों का व्याकरण? बता सकते हो तुम एक स्त्री को स्त्री की दृष्टि से देखते हुए उसके स्त्रीत्व की परिभाषा? अगर नहीं तो फिर जानते क्या हो तुम रसोई और बिस्तर से परे एक स्त्री के बारे में? दुमका से अपने सहयोगी हरिवंश और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ पुरुषवादी मानसिकता को लेकर शर्मिंदा, मैं अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। उत्तराखंड में सरकारी भर्ती का भयंकर घोटाला हुआ है। मंत्रियों की दलीलें संतोषजनक नहीं लगती। सवाल है कि क्या वहां ईडी की टीम जाएगी, सीबीआई की टीम जाएगी, मंत्रियों के इस्तीफे होंगे, केवल इस्तीफा होगा या मामले की सही जांच भी होगी? इन सवालों के जवाब मांगते रहिए और ब्रेक ले लीजिए।